Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, in the last, lectures, we've discussed a lot of questions from previous year question paper specifically for just a second for AP PSC. ठीक है, for AP PSC CE. ठीक है, in the last 3-4 lectures, but in this lecture we are going to cover the rest of the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी PYQs है यहां पे दैट वी विल गो डिस्कसिंग. ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज विच विलेज इज द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया. दैट इज जीरो है, कलाप है, ठीक है, मॉलिन नोंग है या फिर किवीथू है. इफ यू सी द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में एंड ईस्ट में, तो ऊपर में आप देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर के पास समवेयर इंदिरा कॉल पॉइंट है, दैट इज द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, वेस्ट पार्ट में जाओगे तो आप देखोगे गुहार मोती या मोती ग्वार मोती भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज इन द गुजरात. अगर आप ईस्टर्न पार्ट की बात करोगे तो दैट इज किबीथू. ठीक है, किबीथू इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड द सदर्न मोस्ट टिप जो है दैट इज इन द अंडमान एंड निकोबार, और यहां पे है आपका दैट इज इंदिरा पॉइंट. ठीक है, सो आपसे पूछा जा रहा है विच विलेज इज द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, दैट इज किबीथू. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वेरी फैक्चुअल इन नेचर, विच इज द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट वर्ल्ड में कौन सा है, दैट इज स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, या फिर स्टैट्यू ऑफ यूनिटी दैट इज इंडिया में है, या फिर स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा दैट इज इन चाइना, एंड सेंडाई डाई कैनॉन दैट इज जापान. सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. स्टैट्यू ऑफ यूनिटी जो है इन इंडिया में दैट इज द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड. गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इन इंडिया विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन. ठीक है, जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया का वो कहाँ पे है? तो गुजरात जो है दैट इज अबाउट 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर का क्या है गुजरात का कोस्ट लाइन, एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु. तो सबसे लार्जेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का दैट इज गुजरात, उसके बाद किसका है? तमिलनाडु का. तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, moving to the next question, that is depletion of ozone layer is responsible for global warming, deforestation, landslides या फिर earthquakes. ठीक, अब देखो depletion of ozone layer is caused by chlorofluorocarbon. ठीक है, तो chlorofluorocarbon is the responsible agent for depletion of ozone, and this डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है दैट इज कॉजिंग स्किन कैंसर. ठीक है, दैट इज कॉजिंग स्किन कैंसर. बट इफ यू सी इन द आपके जो ऑप्शंस है वहां पे कभी भी यहाँ पे कहीं भी स्किन कैंसर के बारे में दे आर नॉट मेंशनिंग. ठीक है, सो स्किन कैंसर इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, बट स्टिल अगर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इफ देर इज ओजोन डिप्लीशन दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल जो ग्लोब है दैट इज बिकमिंग वार्म एंड वार्मिंग. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, यस, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, आंसर हो सकता है. लैंडस्लाइड, ये सब जो है इनडायरेक्ट है. ठीक है, नॉट द डायरेक्ट वन, दिस इज द डिफॉरेस्टेशन, यू कैन रिलेट इट. लैंडस्लाइड यू कैन रिलेट इट, नॉट द अर्थक्वेक. सो द बेस्ट ऑप्शन दैट suits this
स्टेटमेंट दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री मणिपुर शेयर्स इट्स बॉर्डर। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड दिस इज ओवर, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड इज देयर, ठीक है, उसके बाद मणिपुर है ना, फिर नीचे में मिजोरम है, दिस वाला पार्ट इज त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है दैट इज बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। सो चाइना, जो चाइना है वो कहीं तो ऊपर है, तो चाइना के साथ मणिपुर का जो है आपका बाउंड्री नहीं है, ठीक है। नेपाल, अगेन नेपाल जो है आपका यहाँ पे कहीं पे नेपाल है, ठीक है, नेपाल, दिस इज नेपाल, तो नेपाल भी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश, यस, बांग्लादेश यहाँ पे कहीं पे है, लेकिन अगर आप मणिपुर देखोगे तो मणिपुर इज ओवर हेयर, तो मणिपुर और बांग्लादेश का भी बॉर्डर शेयरिंग नहीं है। लेकिन म्यांमार, अगर म्यांमार देखोगे तो इस साइड में क्या है, म्यांमार, म्यांमार। सो विद विच कंट्री मणिपुर शेयर्स इट्स बॉर्डर, दैट इज द म्यांमार। गेटिंग इट? नाउ इसमें से, इससे पहले के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं दैट इज फ्रॉम त्रिपुरा पीएससी, और अब जो है आपका दैट इज द मिजोरम 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिजोरम पीएससी में, दैट वी विल सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉसेस, लाइकेंस एंड हर्ब्स विद अंडरलाइंग परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि परमानेंट फ्रोजन ऑफ आइस, ठीक है, ये परमानेंटली फ्रोज है, इसके ऊपर जो है यू विल सी कि मॉसेस आर देयर, है ना, मॉसेस आर देयर, लाइकेंस, हर्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्रासेस आर देयर। सो परमानेंटली फ्रॉस्ट जो है आपको कहां पे मिलेगा, इन द आर्कटिक या फिर सब आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो अब इसमें देख लोगे जो आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन का जो आपका बायोम है, हम उसको क्या कहते हैं, टुंड्रा बायोम। क्या कहते हैं, टुंड्रा बायोम, वेयर मॉसेस, लाइकेंस, हर्ब्स, ग्रासेस, ठीक है, आर द डाइवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप टुंड्रा के नीचे आओगे तो यू हैव टाइगा बायोम, टाइगा बायोम्स। तो टाइगा नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मॉसेस, लाइकेंस एंड हर्ब्स विद अंडरलाइंग परमाफ्रॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, आंसर इज टुंड्रा। डेजर्ट में आपका परमानेंट ये फ्रॉस्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, सवाना में तो है ही नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी द टुंड्रा, ठीक है। नाउ द seventh number question is, the largest fishing ground of the world is northwest Pacific region, northwest Atlantic region, northeast Atlantic region या फिर southwestern Arctic region। just let me draw a map so that it will be very clear, ठीक है। just a second, दिस इज आपका यूएसए, वेरी रफ डायग्राम। दिस, ठीक है, ये जो है आपका, सपोज दिस इज इक्वेटर, ये है आपका नॉर्थ पार्ट, दिस इज आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, तो ये हुआ नॉर्थ, एंड दिस इज, अगर ये पैसिफिक है तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज इसका
वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में नो, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में नहीं है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एटलांटिक, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एटलांटिक, जहां पे लेब्राडोर, cold Labrador current as well as the warm Gulf Stream is meeting and making it the best or best fishing ground in the वर्ल्ड। ये स्पेस, ये जगह कहां पे है, दैट इज ग्रैंड बैंक ऑफ कनाडा। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक रीजन में, जहां पे कोल्ड water, cold Labrador water and warm Gulf Stream water is meeting and making the situation जहां पे best fishing ground in the world is found। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि अ सबमरीन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 100,000 meters above the ocean floor is known as submarine peak, या फिर continental rise, submarine hills, या फिर sea mountain। See, just drawing the rough diagrams। See, this is the आपका, ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद यू विल सी द कॉन्टिनेंटल ब्रेक, और जब कॉन्टिनेंटल ब्रेक है तो देयर इज अ सडन स्लोप, जहां पे हम जिसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ड्यू टू डेन्यूडेशन यहाँ पे रिवर इज डिपॉजिटिंग उसका सेडिमेंट्स, तो हम जब यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज, दिस इज योर ओशन डीप, इसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रेंच। ठीक है, एंड दिस इज योर मिड ओशियानिक रिज, एंड दिस इज योर सी माउंटेन। ठीक है, सी माउंटेन विच इज मोर देन 1000 meters, एंड जो ये फ्लैट टॉप माउंटेन आप देख रहे हो, दैट इज नोन एज ग्योएट। ठीक है, सो ये जो आपका 1000 मीटर से ज्यादा है इसको हम क्या कहते हैं, सी माउंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर। सबमरीन पीक नहीं होगा, कॉन्टिनेंटल राइज जो है डिपोजिशनल फीचर्स है, जो कि यहाँ पे नीचे में आकर के डिपॉजिट होता है, दैट इज आपका कॉन्टिनेंटल राइज। सबमरीन हिल्स नो, सी माउंट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। वो केरला है, वो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, या फिर आसाम है। सी, केरला का तो अराउंड 44% जो है आपका अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर आप आसाम देखोगे तो समवेयर अराउंड 14 पॉइंट समथिंग जो है, समथिंग परसेंटेज, दैट इज द अर्बन पॉपुलेशन। तो इसमें से जो आउट ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शंस है, उसमें से आसाम का जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज लोएस्ट, कितना है, 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। अगर आप 14% भी याद रखते हो तो दैट इज ग्रेट। ठीक है, द थ्री गॉर्जेस डैम ऑन द डैश इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। वो जिनशा रिवर पे है, जिनशा रिवर इज इन चाइना, कहां पे है, चाइना। पराना रिवर दैट इज इन ब्राजील। ठीक है, यांगजी रिवर दैट इज इन चाइना। ठीक है, एंड मेकोंग रिवर इज दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो यहां पे द थ्री गॉर्जेस डैम जो है दैट इज ऑन यांगजी रिवर। ठीक है, इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। डैम इज कंसीडर्ड, देखो डैम जो है ना, that dam is considered as the next generation
war. Next generation weaponization system. क्यों? Because it is considered as what? It is considered as the mass, it is considered as the weapons of mass extinction. Mass extinction. ठीक है? Suppose if China is building, you know, you the gigantic dams on different river and in the riparian state, जो कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, दैट इज, तो देर इज अ मेसिव चांस, देर इज अ ह्यूज चांस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन ओपन देयर डैम्स एंड उसके बाद जो है आप उसका जो है रिजल्ट जान सकते हो कि क्या हो सकता है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ वार्म and dry wind blowing on the northern side of Alps mountain ranges is, Alps कहाँ पे है? That is in Europe. यूरोप. ठीक है. तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ये आपका जो फोर ऑप्शंस गिवन बिलो है उसमें से वार्म एंड ड्राई विंड ब्लोइंग ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ एल्प्स वो क्या है? ब्लिजार्ड्स है, वो फॉन है, वो सिरोको है, या फिर मिस्ट्राल है. सी, ये जो ब्लिजार्ड है, दैट ब्लिजार्ड इज अ कोल्ड विंड. कोल्ड विंड. ठीक है. फॉन इज अ वार्म एंड ड्राई wind, and this wind blow in the Alps mountain plus as well as in the Rockies mountain of USA. ठीक है. So which one of the following is correct? Fawn. Sirocco को हम क्या कहते हैं? Sirocco को we say blood rain wind. ठीक है. And Mistral is again, it blow in the Rhone Valley of France. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय. देखो इसने रिप्रेजेंट किया है ए, बी, सी एंड डी, ई. ये 5 तरीके के क्लासिफिकेशन दिए हैं. फर्दर इसने और भी डिवाइड किया है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस इट. जो ए है दैट रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो आपका अगर ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द क्या करेक्ट आंसर. बी जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ड्राई क्लाइमेट. ठीक है. जो आपका सी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्पेरेट क्लाइमेट. टेम्पेरेट क्लाइमेट. एंड डी रिप्रेजेंट्स आपका जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको. ठीक है. एंड ई जो है दैट रिप्रेजेंट्स पोलर क्लाइमेट. ठीक है. सो फर्दर इसका जो कोपेंस है उसका ये ए बी सी डी ई, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन इज देयर, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स फॉर नाउ. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विच जियोलॉजिकल period most of the northern and middle part of North America and Eurasia were covered with extensive ice sheet. देखो इसमें है मियोसीन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, प्लिस्टोसीन पीरियड और ओलिगोसीन पीरियड. ठीक है. तो मियोसीन पीरियड विटनेस्ड द राइजिंग ऑफ मिडल हिमालय. ठीक है. मिडल हिमालय. अगर आप देखोगे कि टर्शियरी पीरियड को डिवाइड किया गया है मियोसीन, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें आप जो देखोगे फॉर्मेशन ऑफ या फिर राइजिंग ऑफ मिडल हिमालय जो है वो किस पीरियड में हुआ है? दैट इज इन द मियोसीन पीरियड. नेक्स्ट इज कार्बोनिफेरस पीरियड. कार्बोनिफेरस पीरियड विटनेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कोल. ठीक है, in the world. So this is there. And Pleistocene period is known as the Ice Age. And this Oligocene period is a starting period जहाँ पे
जहाँ पे जो आपका आइस एज है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड मोस्ट ऑफ द नदर्न एंड मिडल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया वर कवर्ड विद एक्सटेंसिव आइस सीट। तो कौन सा हो जाएगा आपका प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन एज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, आइस एज। गेटिंग इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इंपॉर्टेंट पास दैट लिंक्स केरला विद तमिलनाडु इज। अगर आप देखोगे तो दिस इज आपका क्या, दिस इज द वेस्टर्न घाट। ठीक है, दिस इज वेस्टर्न घाट। नाउ दिस इज समवेयर मुंबई इज, ठीक है, और इधर क्या है आपका नासिक, पुणे। ठीक है, तो मुंबई कनेक्ट करता है नासिक को किस, ताल घाट के थ्रू। यहाँ पे ताल घाट है कहीं पे, यहाँ पे मुंबई जो है दैट कनेक्ट्स पुणे विद किसके साथ, बोर घाट के थ्रू या भोर घाट के थ्रू। एंड यहाँ पे जो आपका केरला, ठीक है, सॉरी केरला, यस केरला, जो तमिलनाडु को कनेक्ट करता है दैट इज विद पाल घाट गैप। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द पाल घाट गैप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्लोबल वाटर साइकिल इज आइसोलेटेड सिस्टम या फिर क्लोज्ड सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम या फिर नन ऑफ द एबव। से फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, है ना, एंड सरफेस अगर मान लो कि यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है तो देयर वुड बी व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड व्हेन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड तो देयर वुड बी रेनफॉल, एंड व्हेन देयर वुड बी रेनफॉल तो ये जितने भी आपका जो बारिश का पानी है दैट विल गो टू द कहाँ पे, दिस वाटर बॉडी में। ठीक है, फर्दर व्हेन इंसोलेशन इज देयर तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, तो ये क्लाउड इधर बढ़ेगा, फिर इधर क्या होगा, बारिश होगा, फिर बारिश का पानी कहाँ पे जाएगा, थ्रू रिवर्स इन ओशन। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड गो ऑन। तो आप देखोगे तो ये जो लूप बनता है दैट लूप इज क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्लोबल वाटर साइकिल है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, नो ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, नॉट द ओपन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। मूविंग टू द next question, temperature in which troposphere decreases with an increase in altitude at the rate of 6.5 degrees centigrade per kilometer, and we say this normal या फिर environmental lapse rate। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में क्या करोगे, ऊपर जाओगे हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर घटता है कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर सपोज कि यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे कहीं पे तो 19 और 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना कवर करने के बाद, 1 किलोमीटर। तो इसी रेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो आप देख लो 6, नो 6.5, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेटिंग एंजाइम्स इनटू dead plant and animal material to carry out specific chemical reaction is decomposition या फिर anaerobic respiration या फिर photosynthesis या फिर aerobic respiration। सी decomposition would be the करेक्ट आंसर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो जो एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, जैसे कि और सीक्रेट, अब सपोज कि इस लेयर में क्या है, बहुत सारे डेड प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा है, तो द
enzymes secreted by that microorganism is an example of what? Decomposition. And aerobic respiration का मतलब होता है कि respiration in the absence of what? Oxygen. And photosynthesis is the process of making the food for plants, and aerobic respiration is the, you know, aerobic respiration, that is a chemical reaction in the presence of what? Oxygen. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ब्लू ग्रीन एल्गी इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन. ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट वुड बी द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट व्हाट मेंटेन्स स्टेबिलिटी within an ecosystem and prevents a single best competitor from displacing other species from a community is species diversity, genetic diversity या फिर ecosystem diversity या फिर biodiversity. तो species diversity जो होता है right, that prevents a single best competitor from displacing other species. तो that would be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज द मेजर ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ स्पीसीज इन बायोडाइवर्सिटी इज फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर फंक्शनल डाइवर्सिटी या फिर प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो अगेन दिस इज द what you can say the phylogenetic diversity, right, that measure what? Relatedness of a species in biodiversity. तो ऑप्शन नंबर वन दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया इन इंडिया इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, डेक्कन प्लाटू या फिर सदर्न पेनिनसुला और वेस्टर्न घाट. सी अगर आप देखोगे तो दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड दिस इज आपका वेस्टर्न घाट. सी जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना दैट डिपेंड्स ऑन टू मेजर इनपुट. पहला इनपुट क्या है? पहला इनपुट इज रेन फॉल एंड दूसरा इनपुट है आपका टेम्परेचर. जहाँ पे ये दोनों चीज़ है वहाँ पे यू विल सी कि बायोडाइवर्सिटी जो है दैट इज मच हायर दैन द, जो बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मच हायर दैन द अदर रीजन. तो इफ यू सी यहाँ पे क्या है, द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न घाट है, दिस वेस्टर्न घाट acts as a barrier for this southwest monsoon. Air is forced to rise up, air is forced to rise up, it cools and condense, giving heavy amount of very heavy रेनफॉल. ठीक है, अब यहाँ पे रेनफॉल भी है, ठीक है, और ट्रॉपिक्स में ये रीजन है तो ट्रॉपिक्स में कि टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है तो रेनफॉल भी अच्छा है और साथ ही साथ क्या है, जो इसका टेम्परेचर ही क्या है, अच्छा है. तो दोनों क्राइटेरिया इज मीटिंग. व्हेन दोनों क्राइटेरिया इज मीटिंग दैट मीन्स व्हाट कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज मच हायर दैन द डेक्कन प्लाटू, दैन द सदर्न पेनिनसुला. ठीक है, या फिर वेस्टर्न घाट में तो है ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे भी रेनफॉल इज वेरी वेरी हैवी, वहाँ पे भी टेम्परेचर इज देयर. बट इफ़ यू कंपेयर की पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में जो है ना, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में आपका डाइवर्सिटी इज मच हायर
उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मच हायर दैन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉल्स ऑन, ये एक फैक्चुअल डेटा है, दैट इज ऑन 22nd of May. ठीक है, moving to the next question which reads the proportion of light reflected by the surface is called. See, वो albedo है, वो UV टाइप A रेज है, UV टाइप B रेज है, या फिर इंसोलेशन है, क्या है? दिस इज द albedo. albedo क्या होता है? albedo is the reflecting property of surface. ठीक है, कितना कोई सरफेस जो है, एंड इट इज मेजर इन परसेंटेज, कोई भी सरफेस जो है वो कितना ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है. अब आपको पता है जो भी वाइट कलर का जो है सरफेस होगा दैट विल बी, उसका जो एल्बिडो है दैट विल बी हायर. अगर आप स्नो को देखो तो स्नो क्या है, इसका कलर क्या है? वाइट. तो स्नो क्या करता है, अब इसका जो मोस्ट स्नो जो है इंसोलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर. तो 92% जो इसका इंसोलेशन है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. बट अगर आप देखोगे ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल क्या करेगा, इन जो सनलाइट है उसको क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए जो ब्लैक सॉइल है उसका एल्बिडो है दैट इज लेसर दैन द स्नो. और सबसे ज़्यादा जो है एल्बिडो होता है दैट इज सीरस क्लाउड. किसका? सीरस क्लाउड जो है हायर क्लाउड है जिसका एल्बिडो इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर पे है ना, कलर इसका वाइट है, एंड दैट इज वाई ये क्या करता है? इंसोलेशन जितना भी है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, तो एल्बिडो जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर. इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलार रेडिएशन. इनकमिंग सोलार रेडिएशन, जो सन से आने वाला रेडिएशन है उसी को हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन. एंड आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज है दैट इज अ पार्ट ऑफ सनलाइट. ठीक है, दिस इज फर्दर कैटेगराइज इनटू यूवी रेज ए, यूवी रेज बी. ठीक है, so option number A that is albedo is the proportion of light reflected by a surface is ठीक है albedo. Next, very factual, it was the question from current affair in 2023. The 20th session of conference of the parties COP28 to the UN Framework Convention on Climate Change was held at Glasgow, Spain, इजिप्ट या दुबई में जो है COP20 का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था. तो दुबई इज द करेक्ट आंसर. द पेरिस अग्रीमेंट, a universal agreement which aims to keep a global temperature rise for this century well below 2 degrees Celsius was adopted in Paris Agreement during Paris Agreement. ठीक है, और ये जो हुआ था कहाँ पे? इन 2015 इन फ्रांस, पेरिस, COP21. ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो है ये 21st एडिशन था. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, that is the ozone depleting substance, that is ODS, that have direct impact on depletion of ozone layer is carbon monoxide. ये पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट इम्पैक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन या फिर पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो आपको मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस में बताया कि जो CFC है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. क्वेश्चन क्या कि सपोज दिस इज द अर्थ. ठीक है, पीपल आर यूजिंग एयर कंडीशन कहाँ पे? इन द ट्रॉपिकल रीजन, इन द टेम्परेट रीजन. सो द ओजोन होल शुड बी इन दिस रीजन, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था ट्रॉपिकल वाले रीजन पे, बट ओजोन होल जो है दैट इज इन द
अंटार्कटिका। ऐसा क्यों है? ठीक है, व्हाट लीड्स टू द ओजोन होल नियर अंटार्कटिका? व्हाई नॉट इन दिस ट्रॉपिकल वाला रीजन? ठीक है, व्हाई नॉट इन दिस रीजन? थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू आर not able to answer, we will definitely discuss this in the some upcoming lecture. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लोरो कार्बन जो है आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that which one of the following characteristics is a pond ecosystem? ठीक है, वो लेंटिक है, वो लोटिक है, वो पंपास है, वो जरिक है। देखो, जो लेटिक होता है, जो लेंटिक होता है, दैट इज स्टैगनेंट वाटर। ठीक है, स्टैगनेंट वाटर। जो लोटिक होता है दैट इज मूविंग वाटर। ठीक है, मूविंग वाटर। और जो पंपास होता है ना, जो पंपास है दैट इज व्हाट? दैट इज पंपास इज अ ग्रास लैंड, ग्रास लैंड। और जेरिक जो है द प्लांट्स विच कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ पॉन्ड इकोसिस्टम? जो स्टैगनेंट वाटर है, पॉन्ड का वाटर कैसा होता है? कैसा होता है? स्टैगनेंट होता है। वो एक जगह पे क्या है? रुका हुआ है। पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। ठीक है, जो लोटिक वाटर है, जो मूविंग वाटर है, उसको, जो लोटिक वाटर है उसको हम क्या कहते हैं? मूविंग वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया? जो आपका रिवर है, रिवर का जो वाटर है वो कैसा वाटर है? दैट इज मूविंग वाटर। सो ये पंपास इज अ ग्रासलैंड, जेरिक जो है जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स है विच कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेंटिक। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज आर देयर इन द स्टेट ऑफ मिजोरम? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। 10, जिसमें से आपका 2 नेशनल पार्क्स आर देयर एंड 8 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया कितने हैं? 10। Moving to the next, coldest region of the atmosphere is troposphere, mesosphere, stratosphere या फिर thermosphere? अब देखो, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज हाइट। ये क्या है? ऊपर हाइट है और नीचे क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, दिस इज से फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री, 10 डिग्री, say for example 0 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -80 डिग्री। ठीक है, सपोज दिस इज द सरफेस का टेम्परेचर। तो एज द हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हाइट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एट द 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, अब इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर विद द हाइट क्या होगा? विल बी कांस्टेंट। और इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इस रीजन को हम कहेंगे ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब आपको पता है कि ये है आपका ट्रोपोस्फेयर। दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एंड ट्रोपोस्फेयर में हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर आप देख रहे हो क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। कहां तक पहुंच गया टेम्परेचर? अप टू -60 डिग्री, है ना। उसके बाद टेम्परेचर इज फॉर सर्टेन हाइट इज कांस्टेंट, और उसके ऊपर क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर। ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, and in the stratosphere there is a presence of ozone. अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन यहाँ पे क्या है? इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड जो है दैट वो अपने एरिया को क्या करता है? अपने एरिया को वार्म रखता है। तो जैसे ही यहाँ से आप हाइट बढ़ाना स्टार्ट करोगे, योर टेम्परेचर इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग।
ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड यहाँ तक आकर के क्या होगा, आपका टेम्परेचर फिर से कहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस एरिया को हम कहते हैं क्या, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अब ऊपर जैसे जैसे जाओगे ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब इंफ्रारेड का जो जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है। इसके बाद फिर से वही जनरल रूल, जैसे जैसे हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इट विल डिक्रीज अप टू -80 to 80 -85 डिग्री सेंटीग्रेड इन द, ये जो आपका लेयर है इस लेयर को हम कहते हैं क्या, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर। फिर अगेन यहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ हाइट तक के लिए टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट और उसके बाद अगेन टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल इंक्रीज अप टू थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बात की बात है। ठीक है, तो जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है कि कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या वो ट्रोपोस्फेयर है? नो, ट्रोपोस्फेयर में जो है कितना तक है टेम्परेचर, -55 -60 डिग्री तक। जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हो अगेन आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन जैसे ही आप मेजोस्फेयर में जाते हो विद द हाइट क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है कीप्स ऑन decreasing and it decreases up to -80 degree to -85 90 डिग्रीज तक, -85 -90 डिग्रीज तक। तो कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मीजोस्फेयर। ठीक है, ऑल द वेदर रिलेटेड फेनोमेना ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो मेजोस्फेयर है द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ कौन सा आपका एटमॉस्फेयर का, और स्ट्रेटोस्फेयर है जहां पे जहां पे द प्रेजेंस ऑफ ozone layer is there, और thermosphere is the hottest layer of the atmosphere. I am giving you a question, just think of it, कि there are so many of satellite which is installed in thermosphere, but temperature is in thousands of degree centigrade, but still why those satellite is not burnt? ठीक है, think of it. ठीक है, and do research on it. So correct answer क्या हो जाएगा आपका? mesosphere. ठीक है, so this is the question for this session. We will definitely meet in other session जहाँ पे we will be doing more such type of interesting questions. ठीक है, till then thank you, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में।